दोस्तों नमस्कार। कल आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने कुछ हिदायतें दी हैं कि भारतीयों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुल मिला के अगर आप उन सब बातों को ध्यान से देखें तो उनका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास डॉलर की कमी है, हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय रुपए को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कृपया सावधानी बरतें क्योंकि सरकार के हाथ बंधे हुए। दोस्तों, जब भी मैं फैक्ट्स की बात करता हूं, जब मैं कहता हूं सरकार को किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो कुछ हमारे साथी लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं मैं एंटी मोदी हूं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रख लीजिए, इस चैनल का एक ही मकसद है कि भारत को आगे कैसे बढ़ाया जाए, और मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत नहीं है। यह डिफरेंशिएशन हमें समझना होगा। अगर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, हमने उसकी तारीफ करी। अगर हमें लगता है कि कहीं सुधार की जरूरत है, तो हम अपने विचार जरूर रखेंगे और तथ्यों के साथ रखेंगे। तो इंडिविजुअल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंट्री इज मोर इंपॉर्टेंट। इस बात को हमें समझना होगा। इसी आधार पे आज का वीडियो भी हम आपके सामने लेके आए हैं। आज की चर्चा का विषय यह है कि जो उभरती हुई आर्थिक चुनौतियां हैं, क्या मोदी साहब उनको संभाल पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से चुनौतियां हैं और जिस तरह से भारत के हमें अभी तक प्लान पब्लिक डोमेन में है, मुझे लगता है कि मोदी साहब को दोबारा उन प्लान्स को देखना होगा। नीतियां, घोषणाएं हमने बहुत करी, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है इसको जानना जरूरी है। एक और डेवलपमेंट अगर आपने देखा हो, तो अभी मोदी जी ने पूरा का पूरा नीति आयोग उसको बदल दिया है। करीब 11 साल बाद नीति आयोग को बदला। इसका मतलब यह है कि नीति आयोग जिस आधार पे मोदी जी ने बनाया था, वो उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाया, क्योंकि उनकी उम्मीद थी कि उनको बड़े अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन प्लान होगा, भारत में करप्शन कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। करीब 150 से ज्यादा अलग अलग स्कीमें हिंदुस्तान के अलग अलग मंत्रालयों ने लॉन्च करी। रिजल्ट क्या आया? आज हमारे सामने है कि हमें यह कहा जा रहा है कि आप घर से काम करें, हमारे पास विदेशी धन नहीं है, क्योंकि हमारा मेक इन इंडिया, भारत को जो एक्सपोर्ट पावर बनाना चाहता था वो नहीं हो पाया। भारत में ऊर्जा की आत्मनिर्भरता होनी थी, हम वो नहीं कर पाए। भारत के लोग विदेश में जाके खूब पैसा कमाएं और भारत भेजें, हम वो नहीं कर पाए। भारत से एक्सपोर्ट बढ़े, हम वो नहीं कर पाए। चाइना +1 जो हमारा प्लान था, उसकी जगह वियतनाम ने ले ली। कुल मिला के स्थिति ये है कि जो हम सोच के शुरू हुए थे, हम वो नहीं कर पाए। दुख की बात यह है कि आज हमें स्वदेशी पे इसलिए बार बार आह्वान करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के कंज्यूमर को लगता है कि चीन में बना हुआ माल सस्ता भी है और उसकी क्वालिटी मेक इन इंडिया वालों से बेहतर है। और अगर मेक इन इंडिया की हम बात करें, तो उसमें भी दोस्तों विदेशी कंपोनेंट कितना है ये कोई बताने को तैयार नहीं। जब हम कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट इस साल पहले से ज्यादा हुआ, तब हम ये कहना भूल जाते हैं कि इस साल हमारा इंपोर्ट भी पहले से ज्यादा हुआ। हम आधी बात बताकर जनता की सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में जब डेटा सबके सामने है, तब इस तरह की बातें बहुत ज्यादा समय तक साथ नहीं देती हैं। सूनर और लेटर सच्चाई तो सामने आएगी, चाहे आप कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, सच्चाई का सामना तो आपको करना ही पड़ेगा। और इतिहास बताएगा कि जो बातें और जो वादे किए गए थे, क्या उस पर सरकार खरी उतरी या नहीं। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीजें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, इस पे आपको सोचना होगा। इस वीडियो को आप सर्कुलेट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप लोगों के बहुत एनकरेजिंग फीडबैक आते हैं, उत्साह मिलता है, इसीलिए और मेहनत करने का भी मन करता है। तो आज की चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है कि सन 2000 से लेकर आज तक रुपये की स्थिति क्या हुई। 2014 में अगर हम इसको यहां ध्यान से देखें,
तो 2014 में अगर मैं यहां पे नंबर लगाऊं तो ये स्थिति है कि मोदी साहब जब सत्ता में आए थे तब जो रुपया था वो 63 था, आज 95 टच कर गया। ये डेवलपमेंट हुआ है डिवैल्यूएशन के टाइम पे। हम ये बोलते थे कि साहब मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या हुआ, जब मनमोहन सिंह जी सत्ता में आए थे 2004 में, जब 45 था, जब वो गए तो करीब 65 के पास था, 20 रुपए के आसपास का डिवैल्यूएशन हुआ और आज 30 रुपए हो चुका है। तो किसने अच्छा काम किया, किसने नहीं किया, उसको समझना होगा। यहां पे बेस था 40 और यहां बेस था 63 और उस पे 30 रुपए, मतलब 50%, 60 को आप जोड़ देंगे तो 50% डिवैल्यू हो गया और यहां पे 40 का 60 हो गया, यहां भी 50। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम रेशियो में देखें तो चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या मोदी जी की, परफॉर्मेंस दोनों की एक सी ही रही जब रुपया का मामला आया। अब आप कहेंगे कि साहब हम क्या करें, ईरान वॉर हो गया, कोविड हो गया। देखिए ये हर सरकार के समय हुआ। 2008 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, उसको भी मत भूलें। और भी बहुत चीजें हुई थी। तो दुनिया में उतार चढ़ाव तो रहेगा। अगर कोई कंपनी का मालिक या मैनेजर ये बोल दे कि साहब क्या करें, गर्मी है, लोग प्रोडक्ट को नहीं खा रहे हैं या नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या आप कंपनी बंद कर दोगे? क्या कंपनी को ये कहोगे, शेयर होल्डर्स को कहोगे कि साहब घाटा हो रहा है क्योंकि गर्मियां आ गई हैं? तो फिर आपको किस लिए बिठाया? आप कंपनी के एमडी क्यों बने अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से बिजनेस को नहीं डिजाइन कर सकते? तो सवाल इस बात का है। तो दोस्तों आज जो स्थिति हमारे सामने है उसको हम देख लेते हैं कि भारत की जो विदेशी मुद्रा है वो कहां से आती है और कहां जाती है। अगर हम इनफ्लो की बात करें तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो करीब 450 से $450 बिलियन है, बहुत ज्यादा नहीं है। दुनिया का जो एक्सपोर्ट है वो इस समय करीब $37 ट्रिलियन के आसपास है। हम 2% भी नहीं है। और मजे की बात, 1947 से लेकर 2026 तक हम कभी भी भारत का एक्सपोर्ट दुनिया में 2% हिस्सा नहीं बना पाए, कभी भी। तो ये कहना कि मेक इन इंडिया हो गया, भारत बहुत आगे हो गया, दुनिया के मुकाबले आज भी हम 2% भी नहीं, ये चिंता की बात है। और हमारी आबादी 16-17% है, हमारी जमीन भी 16-17% के आसपास। इस बात को समझना होगा। सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारा करीब $400 बिलियन का है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सर्विस एक्सपोर्ट्स में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है। हिंदुस्तान की प्रॉब्लम एक्सपोर्ट नहीं है या जीडीपी नहीं है, हिंदुस्तान की समस्या है रोजगार और सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड मैन पावर जो रूरल इंडिया में है, जिसको आपको लगातार सब्सिडी देनी पड़ रही है क्योंकि आप उनको एम्प्लॉयमेंट डोमेन में नहीं ला पाए। वो जिंदा रहने के लिए क्या करेंगे, आपके पास कोई आंसर नहीं है, इसलिए आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना पड़ रहा है और वो लोग सर्विस सेक्टर से बाहर हैं। इसीलिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना होगा, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। रेमिटेंस ऑफ एनआरआईज करीब 125 से 135 बिलियन डॉलर हर साल आता है और इसमें अगर आप ध्यान दें 50% के आसपास आता था दुबई या मिडल ईस्ट से। अब वहां लड़ाई है, आर्थिक स्थिति खराब है, बहुत सारे लोग वापस आ गए हैं, काम धंधे बंद हैं, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये जो मुद्रा है इसमें कमी आएगी, याद रखिएगा। तो इस बात को लेकर मोदी साहब चिंतित हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स 45 से 50 बिलियन ऑन एन एवरेज भारत में आता है, लेकिन आज स्थिति यह है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो वियतनाम से भी कम है। चाइना में हर साल लगातार 170 से 180 बिलियन डॉलर आता है। इररिस्पेक्टिव आप चाइना को कितनी भी गाली दे दो कि कम्युनिस्ट कंट्री है, ये है, वो है, डिक्टेटरशिप है, हम उसको दबाना चाहते हैं, चाइना दुनिया का दुश्मन है, वगैरह वगैरह, हम कुछ भी कहानी सुनाएं, आज भी दुनिया का 180 बिलियन डॉलर चाइना जा रहा है। हमसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वियतनाम जा रहा है। इस बात को समझना होगा। भारत में कम क्यों आ रहा है, इसका जवाब कौन देगा? मोदी जी इस बात का जवाब क्यों नहीं देते, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई वॉलेटिलिटी होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट में आता है, अब उसको ना गिने क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो सट्टा बाजार के लिए। टूरिज्म एंड एविएशन करीब 30-35 बिलियन डॉलर आता है।
कोविड के बाद नुकसान हुआ, अब रिकवर हो रहा था, लेकिन अब फिर एयरलाइंस को लेकर समस्या है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री इसलिए नहीं बढ़ पा रही क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारे यहाँ होटल के टैरिफ्स हैं, जिस तरह से हम लोग टूरिस्ट के साथ बिहेव करते हैं, बहुत लिमिटेड लोग आते हैं। भारत में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन हमारे समाज की मानसिकता टूरिज्म की नहीं है। हमें अपने आप को बदलना होगा, तो ये कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए एजुकेशन, उसके लिए आपको चाहिए सिविक सेंस। इन दोनों की पढ़ाई हमारे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होती है। हम सिविक सेंस कॉलेजेस में नहीं पढ़ाते हैं। तो जब व्यक्ति जॉब के लिए तैयार होता है, उसको सिविक सेंस नहीं आता, इसलिए वो मिलावट करता है, चोर बाजारी करता है, घटिया माल बेचता है, कस्टमर को लूटने का प्रयास करता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, टूरिस्ट को मिसहैंडल करता है, टैक्सी वाला हो, ऑटो वाला हो। हमें सिविक सेंस नहीं आती है, और यही कारण है कि हम टूरिज्म बढ़ा नहीं पा रहे। सिविक सेंस और टूरिज्म को रिलेटेड है, इस बात को समझना होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग हमें बार बार करनी पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ घाटा है, उसको पूरा करने के लिए तो उधार लेना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो आज हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो करीब $700 बिलियन के आसपास हैं, जो अगर मैं ये कहूं कि भारत की जो जरूरतें हैं वो करीब 11 महीने की है, 1 साल का भी नहीं। एक हिसाब से ठीक है अगर व्यापार नॉर्मल चलता रहा, लेकिन आज स्थिति गंभीर है। क्रूड के दाम अगर हम देखें, अभी तक ऑन एन एवरेज 200 सवा 200 बिलियन डॉलर हम तेल खरीदते थे जब वो $60 था। आज तेल के दाम हो गए $110-120, ये हो गया 400। ध्यान रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। दूसरा, गोल्ड इंपोर्ट 50 से 60 बिलियन डॉलर। इसलिए मोदी जी ने कहा कि साहब सोना मत खरीदो, क्योंकि हमारा पैसा बाहर जा रहा है। ये दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जहां पे फॉरेन करेंसी चाहिए, और क्रूड को हम मना नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास है नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि साहब तेल भी बचाइए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कॉन्फ्रेंसेस करिए। ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस बात का ध्यान नहीं देती कि एक पॉलिटिकल पार्टी में कितनी एनर्जी कंजम्पशन होती है। जब एक वीआईपी मूवमेंट होता है, उनके साथ कितनी आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं। प्रधानमंत्री जी जब अपने विजिट पे जाते हैं तो कितने हजार गाड़ियां दाएं बाएं रोज घूमती हैं सिक्योरिटी के लिए। क्या उसमें तेल नहीं लगता? तो जब तक संकट है, तब तक अगर प्रधानमंत्री जी अपनी सारी मीटिंग जो वो सजेस्ट कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एड्रेस करें, तो मुझे लगता है ये पीएमओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एनर्जी कंजर्वेशन में। क्या इस पे ध्यान दिया जाएगा? प्रॉब्लम ये है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फोटोग्राफी नहीं हो पाती, और ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा कि जो मोदी जी ने कहा देश को कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉलो करें, क्या सारे मंत्री और खुद प्रधानमंत्री एक मिसाल देंगे कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से पूरा मैनेजमेंट किया जा सकता है? इस बात को समझना होगा। इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट, मेक इन इंडिया हम कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए जितने भी मोबाइल हैं, हम कहते हैं कि भारत में मोबाइल दुनिया का सबसे दूसरे नंबर पे हम एक्सपोर्ट पहुंच गए। हम ये भूल गए कि उस एक्सपोर्ट में 90% कंपोनेंट इंपोर्टेड है। हम सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से उनको कस के डब्बे में भर के भेज देते हैं, बना नहीं रहे। इसीलिए जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है उतना इंपोर्ट भी बढ़ रहा है। दोनों को साथ देखेंगे तो सच्चाई सामने आएगी, आधी अधूरी बात नहीं करेंगे। डिफेंस इंपोर्ट्स, अब हमने सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने देखा कि हमारी जरूरतें बढ़ी हैं, तो इंपोर्ट भी होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ हमने एक्सपोर्ट शुरू किया है, तो कुछ हम ऑफसेट कर सकते हैं। जो एलएनजी और बाकी इंपोर्ट है वो भी करीब $50 बिलियन का है, वो भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वो भी हमें चाहिए। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पेमेंट जो अभी तक कम थी, ईरान वॉर के बाद वो बढ़ गई, कहीं पे दुगनी कहीं पे 3। कल मैं किसी व्यापारी से बात कर रहा था कि पहले जो भाड़ा लैटिन अमेरिका से एडिबल आने में लगता था, अब वो डबल हो गया है। इसका मतलब अगर पहले आप $100 देते थे कंटेनर का, उदाहरण के लिए अब आपको 200 देना पड़ रहा है। हम जो खाने का तेल है वो जो आयात कर रहे हैं वो भी महंगा होगा, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे बायोडीजल की डिमांड बढ़ेगी। इस बात को भी समझना होगा। और फॉरेन एजुकेशन एंड ट्रैवल, क्योंकि हिंदुस्तान में हमने अच्छे कॉलेजेस नहीं बनाए, हमारी शिक्षा नीति
एक तरह से जो एजुकेशन माफिया है उसको प्रोटेक्ट करती है। हमने उस नीति को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें डर है कि साहब विदेशी जो संस्थान आएंगे तो पता नहीं वो क्या पढ़ाएंगे। इंटरनेट भरा पड़ा है, लोग ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या बिगड़ गया देश का? तो ऑनलाइन की जगह के लोग फिजिकली वही चीज पढ़ाने लग गए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर विदेशी टीचर भारत में आके अगर अच्छी शिक्षा देता है तो प्रॉब्लम क्या है? कम से कम जो हमारे आईआईटीज और आईएम्स हैं इनके सामने कंपटीशन होगा तो क्वालिटी तो सुधरेगी ना। हम घबराते क्यों हैं? प्रॉब्लम आईआईटी और आईएम की नहीं है, प्रॉब्लम उन कॉलेजेस की है जो पॉलिटिशियंस चलाते हैं। उनमें एडमिशन कौन लेगा? जब अच्छे कॉलेजेस खुल जाएंगे तो सब स्टैंडर्ड कॉलेजेस में एडमिशन कौन लेगा? चिंता इस बात की है। और डेट सर्विसिंग, जितना आज हमारे को ब्याज देना पड़ रहा है उतना हर साल हम लोन ले रहे हैं। अब भारत का बजट उठा के देख लीजिए, तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम देखें कि इनपुट और आउटपुट में क्या फर्क है, तो कुल मिला के हमारा जो रिजर्व्स है इस समय करीब $700 बिलियन के आसपास है। अगर हमारा इनफ्लो बढ़ रहा है फॉरेक्स का, कि हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो हमारा आउटफ्लो भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि इनफ्लो बढ़ रहा है और आउटफ्लो घट रहा है, दोनों में कोरिलेशन। इसीलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि इसको समझना होगा कि स्थिति क्या है। अब स्थिति ऐसी क्यों गंभीर हुई, इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ऑयल बिल जो है वो एक्सप्लोड हो रहा है क्योंकि ईरान के कारण, हमने देखा। इससे रुपए पे दबाव पड़ रहा है क्योंकि आपको चाहिए डॉलर और डॉलर आपको मिल नहीं रहे, तो आपको महंगे में खरीदना पड़ रहा है, मतलब ज्यादा रुपया दे के डॉलर खरीदना पड़ रहा है, इसलिए रुपया डिवैल्यू हो रहा है। शिपिंग, इंश्योरेंस एंड फ्रेट कॉस्ट ये बढ़ रहा है, जिससे आपका व्यापार और तेजी से महंगा हो रहा है, एक्सपोर्ट पे चैलेंजेस आ रहे हैं। थ्रेट टू रेमिटेंस, क्योंकि गल्फ से जो आपको पैसा आता था, विदेशी मुद्रा आती थी, वो आना रोक रही है। प्लस वहां पे इतना डैमेजेस हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता था मिडल ईस्ट से, वो भी नहीं आएगा क्योंकि उनको पहले अपना घर सुधारना है, फिर वो कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए कुल मिला के स्थिति गंभीर है, क्योंकि पूरी दुनिया में कंस्ट्रक्शन स्लो है, पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, तो सरप्लस पैसा नहीं है। इसीलिए इस बात को समझना होगा। और दूसरी तरफ जिस तरह से अमेरिका के अंदर स्टॉक मार्केट बिहेव कर रहा है, तो भारत में इन्वेस्ट करने का कोई इंसेंटिव नहीं दिख रहा है। कैपिटल आउटफ्लो आपका जो, इसीलिए इक्विटी मार्केट से पैसा वापस अमेरिका जा रहा है, स्टॉक मार्केट डिक्लाइन हो रही है, रुपया कमजोर हो रहा है, और जो आरबीआई का रिजर्व्स है, जो भी हम कह रहे हैं $700 बिलियन है, आने वाले महीनों में आप ट्रैक करिएगा, इसमें आपको कमी दिख सकती है। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि अगर लड़ाई 2 महीने और चलती है तो क्या होगा, इसको देख लेते हैं। अभी जो 120 के आसपास है, अगर स्थिति ऐसी रही तो 120 रहेगा। अगर फिर लड़ाई छिड़ गई और मान लीजिए संयंत्रों पे अटैक हो गया, तो ये 150-200 कुछ भी हो सकता है। रुपया कमजोर होगा, इन्फ्लेशन भारत में बढ़ेगा, हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा, जिसका असर रुपए पे आएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट नहीं है। हम कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं या सिर्फ लेबर एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। मेक इन इंडिया जिस तरह से सक्सेस होना चाहिए था, नहीं हुआ। फर्टिलाइजर कॉस्ट ऊपर जा रही है, एविएशन के टिकट ऊपर जाएंगे, स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग में महंगाई बढ़ रही है, तो इंपोर्ट बढ़ेगा, फिर रुपये पे प्रेशर आएगा, और मेक इन इंडिया हम सक्सेस कर नहीं पाए क्योंकि करप्शन पहले से ज्यादा है। मोदी जी कुछ भी बोले, भ्रष्टाचार पहले से ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। जीडीपी ग्रोथ स्टैग्नेंट होगी या स्लो डाउन होगी, और मिडिल क्लास जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग को लेकर परेशान है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम देखें तो आने वाले समय में हमें बहुत चेतावनी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि अगर सिचुएशन बिगड़े तो हमें इमरजेंसी नीड को परचेज करना पड़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ये आरबीआई की कंट्रोल से भी बाहर चला जाएगा और रुपये के ऊपर स्पेकुलेटिव ट्रेड होगा। आज रुपया 95 है, अगर स्थिति बिगड़ी तो ऐसा ना हो कि साल खत्म होते होते 100 के पास पहुंच जाए। अभी टाइम है, क्योंकि साल के शुरू में 91 था, आज 95 है, 4 रुपए बढ़ गए। 95 में 4 रुपए और जोड़ दीजिए, 99 हो जाता है। इस बात को समझिए, अभी हम आधा साल क्रॉस किए हैं और 4 रुपए बढ़ गया। अगले आधे साल में क्या होगा आप विचार कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, ये भी एक टेंशन होगा। इससे
जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कमी आएगी और रियल एस्टेट भी कोलैप्स होगा। तो कुल मिला के जो भारत के लिए चैलेंजेस हैं वो क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं। ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड एनर्जी। हमारे यहाँ 85% ऊर्जा बाहर से आती है। हम दुनिया की सबसे बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। हम कह रहे हैं हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। कैसे? इंपोर्टेड तेल पे टिक नहीं पाएंगे। ये चुनौती है, तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। वीक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट, तो हमारे यहाँ स्किल भी नहीं है, करप्शन है और इंपोर्टेड एनर्जी है। इससे आप एक्सपोर्ट हब नहीं बन सकते, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन सकते। गोल्ड एकमात्र साधन रह जाता है लोगों को, क्योंकि हिंदुस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी कम है, स्टॉक मार्केट का भरोसा नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हालत बहुत खराब है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्वेश्चन उठ रहे हैं। छोटी और फैमिली गवर्न कंपनी को तो आप भूल ही जाइए, वहां क्या होने वाला है। ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, इसीलिए पैसा सोने में लगा, वही एक सुरक्षित ऑप्शन दिखता है। राइजिंग फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन स्पेंडिंग, क्योंकि जब आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो पैसा तो चाहिए। लोग उस काम को तो रोकेंगे नहीं। जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं उनको तो फीस भेजनी है। ऐसा तो नहीं है कि मिड सीजन में वो रोक देंगे, ऐसा तो होता नहीं। एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिपेंडेंस, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग क्रूड, इंक्लूडिंग गोल्ड, इंक्लूडिंग केमिकल्स, हम सारा तो इंपोर्ट करते हैं। मेक इन इंडिया है कहां? तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी की क्वालिटी की गारंटी कौन लेगा? कॉस्ट क्यों ज्यादा है स्वदेशी में, इसका जवाब कौन देगा? तो चिंताएं हैं। तो दोस्तों सवाल तो मोदी जी से भी बनते हैं ना कि 11 साल में हमारी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरी? हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, देख रहे हैं पुल गिर रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी की, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब क्यों है? हमारे पुल क्यों गिर रहे हैं? कौन इंजीनियर है? जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो पूरी दुनिया की देखरेख में है, जहां पे सीएजी है, इतना बड़ा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इतने सारे डिपार्टमेंट मॉनिटर कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स को, वो प्रोजेक्ट अगर गिर रहे हैं, टूट के गिर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार इस लेवल तक है कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। एक ठेकेदार नीचे से ऊपर तक, रॉ मटेरियल से लेकर, डिजाइन से लेकर, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर, इंस्पेक्शन टीम तक और प्रधानमंत्री जी के इनॉग्रल तक वह पुल टिक जाए, वहां तक का प्लान होता है। उसके बाद वो गिरे, टूटे, क्रैक हो, इससे किसी को मतलब नहीं। और बाकी जो मंत्रालय तारीफ करते हैं कि साहब हम देखो कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो फिर ये जो पुल्स और सड़कें हैं ये क्यों टूट रही, इसका जवाब क्यों नहीं है? क्या वहां के मंत्रियों को और अधिकारियों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? मोदी जी इसका जवाब देंगे, क्योंकि वही अधिकारी और वही मंत्री तो आज भी दिख रहे हैं। बात ठेकेदार तक क्यों पहुंच जाती है? ठेकेदार के ऊपर इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उनका क्या काम? चिंता गंभीर है, इस बात को समझना होगा। तो सिर्फ ये कहना कि मोदी है तो मुमकिन है, आज की दुनिया में चलता नहीं हो। राजनीति में चलता है, इकोनॉमी में नहीं चलता, क्योंकि इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्टर है। और मैं हमेशा ये कहता हूं दोस्तों, मार्केट फोर्सेस आर मोर पावरफुल देन पॉलिटिकल फोर्सेस। आप चुनाव की दिशा बदल सकते हो, बाजार की दिशा नहीं बदल सकते। सोचिएगा इसके बारे में। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।